हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लास्ट यूनिट जो है जो हमने टॉपिक पढ़ा था बैंड ग्राफ जनरेटर, वहां पर हमारी यूनिट एंड हो गई थी। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम बोल सकते हैं विद्युत धारा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है। अगर इलेक्ट्रिसिटी में आपका इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिक करंट को समझने में, तो यहाँ पर बेसिक से लेकर बहुत ज्यादा एडवांस लेवल तक भी इसमें दिया गया है। बहुत सारे हम रूल्स पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, लॉ पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। कुछ एक लॉज हैं जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, जैसे कि ओम्स लॉ हो गया, ओम का नियम हो गया। इस तरीके के लॉ आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। हम इन्हीं को थोड़ा आगे एक स्टेप आगे देखेंगे कि इनमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हमने नहीं समझी थी, जो अभी तक हमने नहीं सोची थी, वो वाली चीजें भी अभी हम कवर इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का वेटेज है, तो इस चैप्टर में से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स से शायद 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। तो उस वेटेज से भी अगर हम देखें तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पर जितने भी डेरिवेशन हम करने वाले हैं, सारे में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको कराऊंगा, और वो सारे डेरिवेशन आपको अच्छे से समझने हैं और अच्छे से करने हैं, क्योंकि 3 मार्क्स में कोई सा भी डेरिवेशन पूछा जा सकता है। वो बड़ा भी हो सकता है और वो छोटा भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे क्या, तो कुछ एक टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ जो इस हफ्ते हम पढ़ने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। सेकेंड हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में हम पढ़ेंगे केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, और केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। लास्ट में एक और डेरिवेशन हम इस हफ्ते में पढ़ने वाले हैं, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, अगर हम हिंदी में बोले तो सबसे पहले ओम का नियम, उसके बाद किरचॉफ्स का नियम, उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत। ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, और तीनों ही टॉपिक्स अगर हम देखें तो किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स का नियम और व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत, ये दोनों चीजें कई बार अल्टरनेट ईयर्स में पूछी गई है। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से समझना। स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ आई थिंक आपने 9th से पढ़ते आ रहे हो। ओम्स लॉ बहुत अच्छे से आपको पता चल गया होगा। ठीक है, कुछ एक स्टूडेंट्स को अगर नहीं भी पता होगा तो हम यहाँ पर वो सारी चीजें बेसिक से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि ओम्स लॉ में क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं एक डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ, ओम्स लॉ को समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक डायग्राम बनाया जिसमें एक नॉर्मल सा मैं सर्किट बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। तो आई में दे देता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, और इसके अंदर इसका कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर आपको रेजिस्टेंस बनाना है तो भी ठीक है, नहीं बनाना है तो भी ठीक है। इन दोनों एंड्स के बीच में इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों एंड्स के बीच में। तो मैं इसको दे देता हूँ V। सबसे पहले डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। डायग्राम में क्या है कि यहाँ पर उसने बोला है कि हमने एक कंडक्टर को, हमने एक चालक को एक सर्किट में लगाया है, सर्किट में उसको क्या किया है, कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने आपने उससे एक सिरे पे, यहाँ पर मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मैंने एक बैटरी लगाई है, बैटरी से उसके एक सिरे को कवर किया है, जोड़ा है, और उसके बाद वही दूसरा सिरा की पर जा रहा है, और की से होते हुए हमारी बैटरी के नेगेटिव पॉइंट पर आ रहा है। जैसे ही मैं की चालू करूंगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, इस कंडक्टर से फ्लो होते हुए यहाँ पर खत्म हो जाएगी। ये सिंपल सा एक सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट जिसे हम बोलेंगे। ओम ने ये नियम दिया था, ओम का इस नियम से ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर ये ओम का नियम ना आया होता तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे प्रिंसिपल से अनदेखे रह जाते। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हिंदी में डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाले धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखो
यहाँ पर V जो है, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं? विभवांतर। ठीक है, विभवांतर। I क्या हो जाएगा यहाँ पर? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, ये बैटरी और की कुंजी तो आप समझ ही जाओगे। तो विभवांतर सबसे पहले क्या होता है ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर गया, ये भी मत सोचो, मैं बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ। मान लो कि यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया? पास किया, और यहाँ पर मैंने उसको कैलकुलेट किया। तो अगर मैं 10 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास कर रहा था, विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित कर रहा था, तो इस वाले सिरे पर जब मैं विद्युत धारा को नापता हूँ तो वो कितना मिलेगी मुझे? पूरी 10 वोल्ट मिलेगी क्या? नहीं, वहां पर कुछ ना कुछ पार्ट क्या हो गया होगा? उसका लॉस हो गया होगा। इसी के डिफरेंस को, जैसे कि हम ऐसा समझते हैं कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। A पर जब मैंने करंट दिया था तो वहां पर 10 वोल्ट था, B पर जब मैं पहुंचा तो वो कितना हो गया था? 9.8 वोल्ट हो गया था। तो A माइनस B मतलब 10 वोल्ट माइनस 9.8 वोल्ट, इसी को बोला गया है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, विभवांतर, विभव में अंतर को ही विभवांतर बोला गया है। तो इन दोनों विभव के जो बिंदु थे, इन दोनों में जो भी अंतर था उसी को हम क्या बोल रहे हैं? विभवांतर बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि विभवांतर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज with respect to time is known as electric current। क्या बोला मैंने? फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब दिए गए समय अंतराल में कितना आवेश प्रभावित हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? वहां पर विद्युत धारा बोलेंगे। अगर हम सिंपली इसकी हिंदी में डेफिनेशन देखते हैं तो किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी आपने पहले ही पढ़ लिया होगा। ठीक है, कि I क्या होता है हमेशा? क्या बोला मैंने? चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चार्ज मतलब Q विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब T। तो I क्या होता है? Q अपॉन में T। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं ओम्स लॉ की तरफ कि ओम ने किया क्या था या फिर कहा क्या था। तो ये भी मैं रफ कर देता हूं। देखो, सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले डेफिनेशन सुनना, और अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। डेफिनेशन ये है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, यांत्रिक विकृति आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब इंग्लिश में सुनो। इंग्लिश में अगर हम देखते हैं तो बेसिकली डेफिनेशन क्या बोलती है? If we are having the physical condition of conductor remains constant, then the electric current flowing in the circuit is directly proportional to the potential difference applied between both the ends of conductor। इसका मतलब क्या है? If we are keeping the physical condition of conductor remains constant, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ the physical condition of conductor remains constant। अगर कंडक्टर की मतलब चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए। भौतिक अवस्था जैसे क्या? टेम्परेचर, ठीक है, एरिया, प्रेशर, ये सारी चीजें अगर मैं कांस्टेंट रखूंगा, मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई सर्किट चला रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या सोच रहा हूँ कि ओम्स लॉ में यहाँ पर वेरीफाई करूँ, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एसी या फिर गीजर लगा हो तो टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा वहां पर नहीं होना चाहिए। चालक जिस टेम्परेचर पर है उसी टेम्परेचर पर रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो आगे हम चलते हैं। If the physical condition of conductor remains constant, then the current flowing in the circuit, क्या करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में? I।
तो the current flowing in the circuit is directly proportional to the potential difference applied between both the ends of conductor. किसके प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के। यहाँ पर V हो गया, ठीक है। अब इसी को हम क्या लिखते हैं? ओम के नियम को, V is proportional to I। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ओम ने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उसने न्यूमेरिकली इसको क्या लिखा? V is proportional to I। इसका ये आपके लिए एक टास्क है, आप इसका पता लगाना कि ओम ने अपने डेफिनेशन में अलग क्यों बोला। ओम ने डेफिनेशन में बोला कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि उन्होंने जब दिया है न्यूमेरिकली इसको बताया तो न्यूमेरिकली इसमें क्या होता है? V is proportional to I, जो कि आप 9th से पढ़ते आ रहे हो। V is equal to IR क्या होता है? ओम्स लॉ होता है। तो ये उसने क्यों किया? डेफिनेशन और न्यूमेरिकली दोनों चीजें वो अलग-अलग क्यों है? तो ये आप एक बार सर्च करना, नहीं तो आगे मैं बताऊंगा ही सही इसको। एक डेरिवेशन आगे आने वाला है, उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं V is proportional to I, यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या लगेगा? एक कांस्टेंट लगेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? कांस्टेंट R, जहां पर R एक स्थिरांक है। क्या है? R एक स्थिरांक है, या फिर मैं लिख सकता हूं R इज अ कांस्टेंट। इसको थोड़ा और बढ़ा दो, R एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। R is a constant which is known as resistance, ठीक है। R इसका हो गया, कांस्टेंट हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो एक फार्मूला बन गया, V = R है। इसी से मैं ऐसा लिख सकता हूं R = V/I, और मैं ऐसा भी लिख सकता हूं I = V/R। तो ये हमारे क्या बन गए? यहाँ पर 3 फॉर्मूले बन गए, 3 सूत्र बन गए, जिनसे हम V की, R की और I की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर को अभी यहीं एंड करते हैं। यहाँ पर ओम्स लॉ हमारा खत्म होता है। कल हम फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस देखेंगे और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन देखेंगे किस तरीके से की जाती है। यहाँ पर एक चीज और लिख लेना, R का SI मात्रक ओम होता है, ठीक है। SI यूनिट ऑफ R इज ओम, या फिर उसका सिंबल ऐसे, ठीक है। तो ये आप लिख लेना। अगले लेक्चर में मिलते हैं, किरचॉफ लॉ समझेंगे और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक यू।